बीपीएससी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल का। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एंशिएंट बिहार, और पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। देखो, हम लोग बिहार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है। कम पढ़ोगे कोई उपाय नहीं है, ज़्यादा पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन बिहार से, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ऐसे तो बहुत सारा सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीडियोस में इन सारी चीज़ों को डिस्कस भी करूंगा, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं और रिपीटेड वे में इस वीडियो को फॉलो करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। चलिए स्टार्ट। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। इसमें 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। तो देखो, जो बौद्ध रचनाएं हैं उसमें 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्यों का चर्चा तो मिलता है, और इस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में ही है। तो इंपॉर्टेंट मैटर क्या है कि 16 महाजनपद का चर्चा बौद्ध रचनाओं में, और उसमें से 3 महाजनपद बिहार में। कौन कौन सा याद कर लो, अंग, मगध और लिच्छवी। अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य, ठीक है। अब देखो, इसके बाद इन पर विस्तृत जानकारी जो है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय क्या है? तो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो हम लोग आगे देखेंगे। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था। लिच्छवियों का गणराज्य गंगा के किस दिशा में था? उत्तर में था। विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई है। किसके? लिच्छवी की। राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ था। देखो, अंग जो है यहाँ पे महाजनपद, जो अंग हम लोगों ने देखा, ये मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र था, ठीक है। ये पूछता है कि मगध वाला क्षेत्र कौन सा था, या लिच्छवी में कौन कौन सा जगह था, या अंग में कौन कौन सा जगह था। बीपीएससी ने अंग और मगध दोनों पूछा हुआ है। तो अंग में जो है वो भागलपुर और मुंगेर। राजधानी चंपा, वर्तमान चंपानगर राजधानी थी भागलपुर की। नाथनगर एक जगह भागलपुर के पहले, वहीं पर चंपानगर पड़ता है, तो चंपानगर ही चंपा था। तो इसमें याद रखने में दिक्कत नहीं है। मगध के अधीन जो था वो वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिला था। पटना, नालंदा और गया जिला ये मगध के अधीन था। इसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगीर थी। देखो, गिरिव्रज, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। राजगीर जो है ये वर्तमान राजगीर है। गिरिव्रज भी राजगीर को ही कहते हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। कहाँ पर है? तो महाभारत में किसकी चर्चा है? मगध साम्राज्य की। गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में है। मगध के शासक जरासंध कहाँ का शासक था? मगध का था। और इसको किसने हराया था? तो आप लोग जानते हैं, महाभारत देखे होंगे तो भीम ने हराया था इसे, श्री कृष्ण के ऑर्डर पे। कृष्ण भगवान भी बहुत गेम खेलते थे। खैर, तिथिक्रम का निर्धारण कठिन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के पश्चात मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। इसमें 2 शासकों की देन निर्णायक थी। ये 2 शासक का देन जो है वो निर्णायक था मगध के उत्कर्ष में। किसका? तो बिंबिसार और अजातशत्रु। और आप लोग जानते हैं कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से। और हर्यक वंश को आप लोगों को पता हो कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता था। कौन सा वंश कहा जाता था? ये पूछा है बीपीएससी ने कि कौन सा वंश पितृहंता वंश था। तो हर्यक वंश जो है ये पितृहंता वंश था। पितृहंता मतलब ये लोग अपने फादर को मार देते थे और गद्दी पे बैठ जाते थे। इनका सिस्टम बड़ा खतरनाक था यार। मेहनत नहीं करते थे। बाबूजी के पास गए और बाबूजी को बोले कि छोड़िए, बाबूजी तैयार नहीं हुए, तो सीधा जो है तलवार निकाला, खेल खत्म और शासन शुरू। ये बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंतजार नहीं करते थे यार। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये जो बिंबिसार और अजातशत्रु हैं ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अच्छा, आपको याद होगा आप लोगों को, देखिए मैं स्टडी तो हम लोग कर रहे हैं बुक, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता चलूँगा। इससे ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। और देखिए, जब इस तरह से आप पढ़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा याद रहता है। और आप बता देता हूँ कि इस तरह से जो पढ़ता है उसके एजुकेशन को कोई काट नहीं सकता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, मैटर नहीं करता। आप अगर बेहतर स्टूडेंट हैं, बेहतर तरीके से स्टडी करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और आप किसी जॉब के इंतज़ार में भी नहीं बैठे रहेंगे। ये सिस्टम का फॉल्ट हुआ कि आपको कहाँ तक पहुँचा पा रहा है। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर, मतलब सिंहासन पर ये बैठा था, ठीक है। अब देखिए, उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। किसके समय? बिंबिसार।
और देखिए ये जो बिंबिसार जो था ये कूटनीतिज्ञ भी था और बहुत महत्वाकांक्षी भी था। अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इसने वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने वैवाहिक संबंध, तो बिंबिसार ने जोर दिया था और बिंबिसार ने ये नीति अपनाई थी। बाद में अजातशत्रु को भी देखिएगा आप, लेकिन अपनाई सबसे पहले किसने थी, तो बिंबिसार ने अपनाई थी। पहली पत्नी कोशला देवी। एक और अगर आप आधुनिक में जाइएगा तो क्वेश्चन आता है कि तो पुर्तगालियों ने भी अपनाया था। अल्बुकर्क वगैरह जो बसेगा गोवा में, एक पूरा बस्ती जो गोवा में बसेगा, तो उस समय वो क्यों बसेगा, क्योंकि उसने विवाह करके और जो महिलाएं होती थी उनसे जो बच्चे होते थे वो भी उनके वंशज हो गए, तो इससे विस्तार में उनको मदद मिलता था। ये पहले लोग करते थे ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसको सांस्कृतिक विजय आप कह सकते हैं। खैर, पहली पत्नी इनकी जो थी, बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी, इनका नाम था कोशला देवी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। और इस विवाह से दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो काशी का क्षेत्र दहेज में किसको मिला था, बिंबिसार को मिला था। साथ ही कौशल का शासक उसका मित्र हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब शादी कर लीजिएगा किसी के सिस्टर से, तो वो तो मित्र हो ही जाएगा ना, भले ही पहले वो दुश्मन क्यों ना हो। ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो यहीं पे ये लोग कूटनीति करते थे, गेम खेलते थे। उसकी दूसरी पत्नी चेलना और वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। देखिए दूसरी पत्नी जो थी चेलन्ना, वो वैशाली के लिच्छवी, इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरी पत्नी जो चेलन्ना थी, एकदम नाम याद रखिए इनका, ये वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी, ठीक है। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध वज्जियों के साथ सुदृढ़ हो गए। वज्जी संघ जो था उसी का एक संघ था लिच्छवी, उसी का एक क्षेत्र था लिच्छवी। वज्जी संघ में लिच्छवी आता था। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र कुमारी थी। यहीं पर नहीं रुके बिंबिसार, उनको एक और शादी करनी थी। तो तीसरी शादी कहाँ की है, वो पंजाब के, बहुत मतलब स्मार्ट थे बिंबिसार, आप देखिए तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, शादी कर लिए, लाइफ भी सेट हो गया और साम्राज्य में मिल गया। बताइए, अच्छा तरीका था, नहीं टेंशन नहीं होता था। बिंबिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त, देखिए यहाँ ये याद रखना है कि अंग पर जब हराए थे तो किसको हराए, तो ब्रह्मदत्त राजा था। अंग का राजा कौन था, तो ब्रह्मदत्त जो है वो अंग के राजा थे, जिसका वध कर दिया था इन्होंने और साम्राज्य को मिला लिया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ भी हुआ था। तो अवंती के शासक कौन थे, चंद्रप्रद्योत, लेकिन यहाँ पर ये जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा, जैसा हम लोगों ने देखा। देखिए जैसा हम लोग देखें कि अनिर्णायक रहा। अंततः दोनों ने मैत्री कर ली। अब जाहिर सा बात है, किसी से लड़िएगा और आप ठीक से नहीं लड़ पाइएगा तो बेहतर क्या है, दोस्ती कर लेना, वही किए। और चंद्रप्रद्योत, उसके बाद चंद्रप्रद्योत एक बार बीमार पड़ा था। अवंती का राजा बीमार पड़ेगा, बिंबिसार जीवक जो कि वैद्य था बिंबिसार के पास दरबार में, उसको उज्जैन या अवंती भेजेगा इलाज के लिए। किसके इलाज के लिए, चंद्रप्रद्योत के लिए। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए बिंबिसार का जो कूटनीतिक संपर्क है, यानी रिलेशन, जो संबंध रहा, कूटनीतिक संबंध, वो गंधार नरेश से भी रहा, बस इतना ध्यान में रखना है। बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया। तो बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को पिता का हत्यारा कहा जाता है, लेकिन जैन स्रोत जो है ये इससे सहमत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन जो भी बने, बौद्ध स्रोत इसको पिता का हत्यारा कहता है, किसको, अजातशत्रु को, और जैन स्रोत जो है वो इसको पिता का हत्यारा नहीं कहते हैं, ये इससे सहमत नहीं है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अजातशत्रु जो था ये 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब देखिए अजातशत्रु ने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। इसमें पहला जो युद्ध था ये था कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ था। एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका मायके यहीं पर था, कौशल। शासक प्रसेनजीत थे यहाँ के, उसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर बाध्य किया। तो पहला युद्ध जो था वो कहाँ हुआ, कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ, और जिसके दूसरा युद्ध जो इनका होगा वो वज्जी गणराज्य के साथ होगा। पहला युद्ध कौशल के साथ, दूसरा वज्जी गणराज्य के साथ। तो पहला जो युद्ध होगा वो काशी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया गया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर बाध्य किया, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि बिंबिसार के समय काशी जीत लिया गया था, लेकिन प्रसेनजीत जो कौशल का शासक है ये मतलब उसके बाद काशी पर अधिकार कर लिया। स्टोरी एक्चुअली यहाँ पे ये है। और अजातशत्रु बाद में फिर से काशी मतलब वापस ले लिया, एक तरह से आप देख सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। दूसरा युद्ध जो है वज्जी गणराज्य के साथ हुआ था। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ ताकि वैशाली पर अभियान में सुविधा हो, ठीक है। अब देखिए अजातशत्रु के शासन के अंत में अवंती के राजा के द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना थी।
मतलब अजातशत्रु जो है, इनको पता चला कि अवंती का जो राजा है वो मगध पर आक्रमण करने वाला है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिला। सर इसी वजह से अजातशत्रु क्या किया कि राजगीर की सुरक्षा है तो किलेबंदी कराई। ठीक है, इन दीवारों के अवशेष अभी भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया। तो पहला बौद्ध संगति 483 में होगा, 483 ईसा पूर्व में होगा। ठीक है, और पहला अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगति, तो कहाँ होगा? राजगीर में। देखिए राजगीर में एक गुफा है, सप्तकर्णी गुफा, तो राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में होगा ये, और 483 बीसी में होगा। भगवान बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु 483 बीसी में होगी, और उनके मृत्यु के ठीक बाद राजगीर के सप्तकर्णी गुफा जो थी उसमें इनका फर्स्ट सेशन होगा। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन इसी में किया गया। देखिए इनकी दो श्रृंखलाएं हैं, श्रुत जिसको उक्तियां भी कहते हैं, और दूसरा है विनय यानी संघ के नियम। तो विनय, तो इसमें आपको उपदेश मिलेगा श्रुत में, और ये जो है यहाँ कहीं कहीं सुत भी लिखा रहेगा, सुत पिटक भी रहता है, या श्रुत दोनों एक ही है। और विनय पिटक जो है इसमें संघ का नियम, मतलब नियम आचरण जो पालन करना है वो सारा चीज रहता था। जो है अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र, ये उदयभद्र जो है इसी का नाम उदयीन था। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, उदयभद्र जो था ये उदयीन था। तो अगर एग्जाम में आपको उदयीन याद रहता है सबको, तो उदयीन याद रहता है तो बीपीएससी हो सकता है उदयीन ना पूछ के उदयभद्र पूछ दे क्योंकि बीपीएससी जानता है ना आपको क्या याद रहता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो चीज़ नहीं याद रहता है उसको भी याद कर लीजिए भाई। तो इसीलिए सावधानी बरतना है। उदयीन तो ठीक है, लेकिन उदयभद्र भी याद रखना है। देखिए उदयीन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। देखिए ये राजधानी क्यों बनाया इसको समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साम्राज्य के क्षेत्र में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रहा था, मतलब राजगीर जो है वो उपयुक्त नहीं रह गया था। इस वजह से प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से पाटलिपुत्र एकदम सही और सटीक जगह था। यहाँ से जैसे वाटरवेज भी था और रोडवेज भी आसान, मतलब मैदानी एरिया हो गया। राजगीर तो पहाड़ी था ना, ये मैदानी हो गया। तो इसीलिए उदयीन ने अपनी मतलब पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। में एक और चीज़ प्रचलित है कि महावंश के अनुसार ये सभी पितृहंता थे। आप जानते हैं ये जो हर्यक वंश के ये लोग थे, तो बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उदयीन ने मारा, तो इनको पितृहंता कहा था। ये लोग पिता को मार देते थे और शासन को छीन लेते थे उनसे एक तरह से, और गद्दी पे विराजमान हो जाते थे और शासन करते थे, राजा बन जाते थे। ठीक है, तो इस वंश का अंतिम शासक जो था, इसका नाम याद रखना है, नागदशक था। और नागदशक को ही मार के फिर शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। शिशुनाग में बस इतना ध्यान में रखिए कि शिशुनाग वंश का जो स्थापना करेगा वो शिशुनाग ही है। और इसका एक शासक था कालाशोक, शिशुनाग वंश का एक शासक था कालाशोक। तो ये जो कालाशोक है, कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति होगी। ये ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा, और इसके पश्चात जो है महापद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। महापद्मनंद का थोड़ा सा डेट ध्यान में रखिएगा। महापद्मनंद जो था ना, ये जैन धर्म को मानता था। महापद्मनंद जो था ये जैन धर्म को मानता था। महापद्मनंद जो था ये मगध के साम्राज्य का बहुत विस्तार करेगा और बहुत शक्तिशाली राजा था ये। देखिए महापद्मनंद के बारे में कहा जाता था कि ये निम्न मूल का है, मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। देखिए बहुत बड़ा शासक था, और उस समय जो सबसे बड़ी उपाधि थी इसके समय में एकराट, तो उसने एकराट की उपाधि धारण की थी। जैसे होता है ना, सम्राट होता है, राजा होता है, नृप होता है, इसी तरह से एकराट, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम था, और जो सभी एरिया में विजय प्राप्त करता था उसको एकराट करते थे। तो ये कई अपने क्षेत्र का बहुत विस्तार किया था, कलिंग उलिंग को भी जीत लिया था ये, तो इसने एकराट की उपाधि धारण की। ठीक है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने की कौशल में विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, और संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए कितना दूर तक विस्तार किया उस समय का। महापद्मनंद के बाद काफी राजा आएंगे, और ये नंद वंश जो है इसका जो अंतिम शासक होगा वो धनानंद होगा। मतलब आप देखिए कि जो महापद्मनंद थे और धनानंद थे, इनके बीच में 7-8 लोग रहेंगे, और ये लास्ट रहेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर इनका वध करके और शासन पे अधिकार किया था चाणक्य की मदद से। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता है। अब देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि कहा जाता है कि नंद वंश जो है इसमें सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना, हाथी का जो सेना था ना, ऐसा माना जाता है कि हाथी की सेना की वजह से ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया। देखिए इसके बाद सिकंदर जो है वो भारतीय अभियान जो सिकंदर का था वो अधूरा रह जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब किसी शक्तिशाली सेना से आपका सामना होगा और आपका सेना जो है वो परेशान है, मतलब बहुत लंबी लड़ाई करके आ रहा है, वो ग्रीस से मैसिडोनिया से चले थे और यहाँ तक पहुंचे, थक चुके थे वो लोग, और उसके बाद इतनी खतरनाक सेना से, इतनी दमदार सेना से सामना हुआ,
और हस्ती सेना से, मतलब हाथी को उन्होंने पहली बार देखा था। आपको पता होगा यूरोप में हाथी नहीं मिलता है, अफ्रीका में, इंडिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, मतलब जो म्यांमार है, तो इस तरह की जगहों पर मिलता है। तो हाथी के सेना की वजह से अगर पूछा जाए कि किस किस चीज की वजह से वापस लौटना पड़ा, तो हाथी की सेना की वजह से। हाथी का सेना मेन वजह था। किस नदी के किनारे से सिकंदर ये लड़ाई हुई थी, वापस लौटा था सिकंदर, व्यास नदी के किनारे से वापस लौटा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर भारत में कितने महीने रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। अब इसमें देखिए, इसके बाद जो है सिकंदर की वापसी के बाद जो है व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर दिया और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। ठीक है। अब देखिए, मगध राज्य के उत्कर्ष में कई कारण थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या कारण थे। तो लोहे के अनेक खाने थे उस समय, और अच्छे हथियारों के निर्माण के लिए लोहा का जरूरत पड़ता है। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिसमें महाशिलाकंटक और रथ मूसल अत्यंत उपयोगी थे। देखिए, क्वेश्चन भी आता है कि अजातशत्रु किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था, तो ये वही था, महाशिलाकंटक और रथ मूसल। ठीक है। देखिए, मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, तो हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से हम लोग देखते हैं कि सिकंदर तक को वापस जाना पड़ा। तो हाथी का होना यहाँ के राजा के लिए बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालने में काफी था। देखिए, यही कुछ वजह था, जैसे सोना का मिल जाना, हाथी का होना, पानी से घिरे होना, जिसकी वजह से जो पाटलिपुत्र जो था ये एक बढ़िया राजधानी भी बना। अब देखिए, राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कौन सा राजधानी? जो राजगीर था वो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, जो पहली राजधानी था। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा, कुछ घटनाओं की वजह से राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र आना पड़ा। और पाटलिपुत्र का बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसे सुरक्षित जल दुर्ग भी कहा जाता था एक तरह से। तो ये थी हमारे मौर्य साम्राज्य के पहले की घटना, मगध साम्राज्य की घटना। मगध के वंशजों को हम लोगों ने जाना, अच्छे से समझा। अब बाकी इसके आगे का जो चैप्टर है वो है हमारा मौर्य वंश। देखिए, इसको जो इस चीज को जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किया बिहार एक परिचय। और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि आप में से जिसने भी इस बुक को नहीं पढ़ा है, वो इसमें से कई फैक्ट पहली बार भी सुन सकते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज है कि जो इसमें आपने पढ़ा, इससे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बोला जाता है कि ज्यादा मत पढ़िए, तो इसीलिए बोला जाता है कि वो चीज पढ़ना है जो कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर दी हुई है, इस तरह की किताबों में दी हुई है, और यही चीज को बार बार पढ़ना है। इससे आपका बिहार ज्यादा आसानी से क्लियर हो पाएगा। तो अगला जो सेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां से हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है। पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।